गुड मॉर्निंग मित्रों। आज का टॉपिक है वॉयस। आज का टॉपिक क्या है? वॉयस। वॉयस मीन्स क्या होता है भैया? वाच्य। वॉयस मीन्स क्या होता है? वाच्य। वॉयस मीन्स क्या होता है? वाच्य। अगर आपसे कोई पूछे कि वाच्य क्या होता है तो हम क्या लिखेंगे? अगर आपसे कोई पूछे कि वाच्य क्या होता है तो आप क्या लिखेंगे? जब हम अपनी बात को किसी से कहना चाहते हैं तो उसे एक वाक्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अर्थात वाक्य के रूप में प्रस्तुत करना ही वॉयस कहलाता है। वॉयस कहलाता है। मेरी बात को आप ध्यान समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। हम कह रहे हैं कि जब हम अपनी बात को किसी से कहना चाहते हैं तो उसे एक वाक्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अर्थात वाक्य के रूप में प्रस्तुत करना ही वॉयस कहलाता है। जैसे समझिए कि हम अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो सबसे पहले वाक्य बनाएंगे कि नहीं? जैसे हमने कहा व्हाट इज योर नेम ना, एक वाक्य बना कि नहीं? व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स मैटर, वाक्य बना कि नहीं? सबसे पहले ऐसे ही तो वाक्य बनाते हैं। और इसी वाक्य को बनाने वाले को ही वॉयसर कहा जाता है ना। और यही वाक्य बन गया, क्या बन गया? एक वाच्य बन गया जो हम बोलते हैं। ठीक। वॉयस के दो प्रकार होते हैं। वॉयस के कितने प्रकार होते हैं? दो। चलिए देखते हैं। वॉयस के दो प्रकार होते हैं। ध्यान से आप समझेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी। एक को बोलते हैं एक्टिव वॉयस और दूसरे को बोलते हैं पैसिव वॉयस। मेरी बात ध्यान समझिएगा। एक्टिव वॉयस में क्या होता है? कहते हैं भैया आप हर एक काम में एक्टिव रहते हैं, मतलब सक्रिय रहते हैं। क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। एक्टिव में सक्रिय होता है, एक्टिव में चुस्त भी होता है। और एक्टिव में क्या होता है भैया? कृति। क्या होता है? कृति। वॉयस मीन्स वाच्य। पैसिव में क्या होता है? अगर सक्रिय होगा तो निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय। और अगर एक चुस्त है तो यहां क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा ना। अगर एक कृत है तो क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य। बात आप लोग समझ पाए कि नहीं? चलिए इसका परिभाषा देख लीजिए, इसका परिभाषा देख लीजिए। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि एक्टिव वॉयस के अंतर्गत एक्टिव वॉयस के अंतर्गत सब्जेक्ट किसी एक्शन को देता है ना। अब या और देख लीजिए। चलिए दोनों को साथ में लिखते चलिए। अगर ये एक्शन को देगा तो ये एक्शन को क्या करेगा? रिसीव करेगा। पैसिव वॉयस के अंतर्गत पैसिव वॉयस के अंतर्गत सब्जेक्ट किसी एक्शन को क्या करेगा? रिसीव करता है।
रिसीव करता है। ठीक, इसका भी और देख लीजिए ना। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मतलब कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। आपको हम हर एक चीज समझाएंगे, अब घबराइएगा मत एकदम, बस पहले लिखते जाइए। अगर इसमें कर्ता की प्रधानता होगी तो इसमें कर्म की प्रधानता होगी ना। पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। पैसिव वॉइस में किसकी प्रधानता होगी? कर्म की होगी। ठीक, चलिए और देखते हैं। देखिए, जब सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो तो एक्टिव वॉइस कहलाता है। एक्टिव वॉइस कहलाता है ना। ध्यान से देखिए, जब सेंटेंस शुरुआत सब्जेक्ट से हो तो यहां किससे होगी? ऑब्जेक्ट से। जब सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हो तो पैसिव वॉइस कहलाता है। पैसिव वॉइस कहलाता है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हमने कहा कि एक्टिव वॉइस के अंतर्गत सब्जेक्ट किसी एक्शन को देता है ना, अब पैसिव वॉइस के अंतर्गत सब्जेक्ट किसी एक्शन को रिसीव करता है। ध्यान से पढ़िए पहले। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कर्ता की प्रधानता होती है, पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से एक्टिव वॉइस कहलाता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस कहलाता है। ध्यान से आप एग्जांपल देखेंगे सब कुछ समझ में आएगा। ध्यान से देखिए एग्जांपल। आपको कुछ करना नहीं, बस देखना है। हमने कहा कि एक्टिव वॉइस में जो मेन व्यक्ति होता है, जो सब कुछ होता है, सब्जेक्ट ही होता है। ध्यान समझे, एक्टिव वॉइस है, इसमें किसकी प्रधानता होती है? जैसे राम इज टीचिंग ग्रामर, राम व्याकरण पढ़ा रहा है, तो कौन पढ़ा रहा है? राम। मेन व्यक्ति कौन है? राम। ही इज एब्यूजिंग मी, वह मुझे गाली दे रहा है। कौन दे रहा है? वह दे रहा है। मेन व्यक्ति कौन है? ही मीन्स वह, एक गाली दे रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता तो एक्टिव वॉइस कहलाता है। ध्यान समझेंगे आप। और हमने कहा इसी का पैसिव वॉइस बना दिया जाए। अब घबराइए मत कि हमें पैसिव वॉइस सर जी नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो हम केवल आपको लिख रहे हैं, अभी आपको समझा नहीं रहे हैं। बीइंग taught by Ram, I am being abused by क्या है? him। देखिए, यहां सब्जेक्ट था ना, लेकिन यहां मेन व्यक्ति कौन हो गया? ग्रामर। ग्रामर क्या है? सब्जेक्ट बन गया। ये पहले क्या था? ऑब्जेक्ट था। क्या भाई? पहले क्या था? ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट किसमें था? एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या बन गया? सब्जेक्ट है ना। देखिए, ही इज एब्यूजिंग मी, ये मी क्या था? मी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या बन गया?
सब्जेक्ट। यही चीज आपको समझाना था। चलिए और समझाते हैं, आप देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और महत्वपूर्ण ये सब नहीं समझना है, बस आपको बनाने आ जाए वो चीज बहुत ही आपको डिटेल में देखना है और आपको वो चीज आएगा, ये गारंटी है 100%। ये चीज आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं वर्ब देखते हैं, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि वर्ब की भी तो जरूरत पड़ेगी, पहले सब्जेक्ट जरूरत पड़ी, तो वर्ब के दो प्रकार होते हैं। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? दो। क्या क्या बोलते हैं भैया? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ब्रैकेट में आप टी भी लिख सकते हैं। इसे क्या लिखेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, आई भी लिखते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? आई भी ना। ध्यान से आप मेरी बात को समझेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, कोई बताए? जिस क्रिया के साथ, जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट, जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट आता है, जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट आता है वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। वह देखिए भैया टीवी हमने लिखा ना, तो टीवी लिख दे रहे हैं, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक, आप ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या आता है? क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या आता है? ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो यही इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो लिखेंगे क्या? जिस क्रिया के साथ, जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है वह इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो आई भी लिख सकते हैं ना भैया, आई भी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। मेरी बात ध्यान से समझेंगे तो आपको टोटल चीज समझ में आएगी। देखिए लिखा है कि जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट है, जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट है, एक देखिए ये आपका श्याम क्या है भैया? सब्जेक्ट है। श्याम क्या है? सब्जेक्ट है। ये प्ले क्या है? वर्ब है। अब ये फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। रहीम क्या है? सब्जेक्ट है। गिफ्ट क्या है? वर्ब है। और अब बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो एक क्रिया है, क्रिया के साथ क्या है? ऑब्जेक्ट। क्रिया के साथ क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्रिया के साथ क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां देखिए, यहाँ क्या है? सब्जेक्ट। और ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। अच्छा वर्ब क्यों है भैया? क्योंकि यस या ईएस लगाए, क्रिया में यस या ईएस लगाए ना, इसीलिए हम पहचानेंगे कि वर्ब है। तो ध्यान से देखिए, जब सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आया तो एक क्या बन गया? ट्रांजिटिव वर्ब। लिखा है ना, जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट आता है, जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट आता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। और जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट है नहीं आया ना, तो इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट है नहीं आया, इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ ना। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब आप लोगों को ऑब्जेक्ट हम बताते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट के भाग कितने होते हैं। पहले दो नोट इसी में लिख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट पे जाइए। दो नोट लिख लेंगे, एक दो नोट तो आपके लिए नोट बहुत जरूरी है भैया। देखिए पैसिव वॉइस सदैव, पैसिव वॉइस सदैव किसका बनता है? पैसिव वॉइस सदैव किसका बनेगा भैया? जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो। तो ऑब्जेक्ट किसके साथ है? ट्रांजिटिव वर्ब के साथ है। पैसिव वॉइस सदैव ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। पैसिव वॉइस सदैव इंट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। और पैसिव वॉइस
कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता है। आपको हमारे बताने का मतलब ये हुआ भैया कि पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसके साथ क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, तो अभी तो इंट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। अब पैसिव वॉइस कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता, मतलब जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है उसका नहीं बनेगा, मतलब इसका बनेगा इसका नहीं बनेगा ना, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब का बनेगा इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनेगा। साफ शब्दों में इसे आप याद कर लीजिए नोट में। चलिए हम आपको ऑब्जेक्ट बताते हैं, हेडिंग डालेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म या वस्तु। ऑब्जेक्ट के भी दो प्रकार होते हैं, ऑब्जेक्ट के भी दो प्रकार होते हैं, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना। तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष कर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष कर्म ना। अच्छा, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिए, पॉइंट से अब आपको बता रहे हैं। जब वाक्य में वर्ब के साथ जब वाक्य में वर्ब के साथ क्या या कहां से प्रश्न करने पर जब वाक्य में वर्ब के साथ क्या या कहां से प्रश्न करने पर क्या मिलता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होते हैं। मेरी बात ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी, और यही चीज लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। क्या लिखेंगे आप, जब वाक्य में किसे या किससे प्रश्न करने पर, किसे या किससे प्रश्न करने पर जब वाक्य में वर्ब के साथ किसे या किससे प्रश्न करने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। देखिए हमने बताया क्या कि जब वाक्य में वर्ब के साथ क्या या कहां से प्रश्न किया जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा, और किसे या किससे प्रश्न किया जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। अभी सब देखते जाइए, अभी आपको हम हर एक चीज डिटेल में बताएंगे, आपको कोई भी पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं, आप बस ध्यान समझते जाइए। 2-3 प्रकार से 4 प्रकार से आपको हम पहचानने बता देंगे। जब वाक्य में निर्जीव जब वाक्य में वस्तु मतलब भैया निर्जीव प्राणी का बोध हो
तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब यही देखिए, अगर निर्जीव होगा तो सजीव हो जाएगा ना। जब वाक्य में जब वाक्य में जब वाक्य में यहां वस्तु है तो निर्जीव प्राणी है, सजीव लिखेंगे। सजीव मतलब जीवित प्राणी। मतलब क्या होगा भैया? जीवित प्राणी का बोध हो, का बोध हो, का बोध हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हमने लिखा क्या है कि जब वाक्य में सजीव प्राणी हो और इसमें डायरेक्ट में निर्जीव प्राणी हो। चलिए एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से आप डिटेल में एकदम बढ़िया समझेंगे भैया। हमने कहा एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। देखिए कह रहा है कि वाक्य में क्या या कहां से प्रश्न करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा, किसे या किससे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सजीव होगा और डायरेक्ट में निर्जीव होगा। चलिए एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। राम गिव मी अ बुक। राम गिव मी अ बुक। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? वर्ब कहाँ है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है? देखिए भैया, सब्जेक्ट आपको कंफर्म है कि राम गिव्स मी अ बुक। सब्जेक्ट क्या है? राम। वर्ब भी मालूम है कि गिव होगा, गिव्स। ध्यान देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? राम गिव्स मी अ बुक। राम मुझे एक राम मुझे एक पुस्तक देता है। राम मुझे क्या देता है? ध्यान से पहले देखिए, राम मुझे क्या देता है। जब क्या से प्रश्न किए तो राम मुझे क्या देता है? एक पुस्तक। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या हुआ भैया? ए बुक। ध्यान समझिए। और राम किसे देता है? तो मुझे देता है। तो मैं क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा बोले। अगर हम देखें तो मुझे मतलब हम होंगे, कोई व्यक्ति होगा। अब वो व्यक्ति कैसा होगा? सजीव होगा। लेकिन अब पुस्तक, एक किताब सजीव है या निर्जीव है? पुस्तक तो भैया निर्जीव है, क्योंकि पुस्तक को कुछ भी होगा तो उसे दर्द वगैरह नहीं करेगा, वो निर्जीव है। लेकिन मी मतलब मुझे, ही मतलब उसे, कोई व्यक्ति है तो सजीव होगा ना। बात को ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आएगा। राजू टेक्स हर अ फ्लावर। देखिए जिसे कहा जाए, राजू टेक्स हर अ फ्लावर। देखिए इसमें सब्जेक्ट कहाँ है भाई? इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? वर्ब कहाँ है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है? सबको मालूम है कि राजू क्या है? सब्जेक्ट है। राजू क्या है? सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? टेक्स है। ये सब तो आपको ढूंढना ही नहीं है, ढूंढना ही नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है भाई? इसमें निर्जीव क्या है? ए फ्लावर। ए फ्लावर। राजू उसे क्या देता है? एक फल। क्या हमने प्रश्न किया? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे देता है? हर, तो मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं? आपको वर्ब भी समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया ना। अब आगे हम देखते हैं सूत्र। सबसे पहले देखिए कहते हैं क्या कि हर एक वाक्य, कोई भी वाक्य हो, कोई भी वाक्य होता है भैया तो वो लाइनअप्स होता है। पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, सहायक क्रिया अगर नहीं होता है तब वर्ब होता है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे ही नहीं होता है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, तब वर्ब है, तब ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट भैया क्या हो सकते हैं? नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट दो ही हो सकते हैं, या नाउन होगा या
प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट नाउन होगा या तो प्रोनाउन। हमने वर्ब के दो भाग बताया, हमने वर्ब को भी दो भागों में बताया। वर्ब को दो भागों में बताया कि नहीं भैया आपको? हमने वर्ब को दो भागों में कैसे बताया? एक का नाम दिया ट्रांजिटिव वर्ब, एक का नाम दिया इंट्रांजिटिव वर्ब, हमने बताया ना आपको। और ऑब्जेक्ट को दो भागों में बताया गया, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना। बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? देखिए हमने सब्जेक्ट, कोई पूछे सब्जेक्ट क्या होगा तो हम बोलेंगे नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या जिरेंड होगा या इन्फिनिटिव होगा। लेकिन सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन तो ये हो सकता है, लेकिन वर्ब के दो भाग होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए बस, और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाए। कम से कम हाई स्कूल में प्रत्येक लड़के 85% से कम लाएंगे तो समझिए कि उनके लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। इसलिए कम से कम 85% आना ही चाहिए आप लोगों का। इसलिए आप लोग मेहनत 85 का ही कीजिए। देखिए एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस, एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस मात्र 8 टेंस का ही बनता है, 8 टेंस का ही बनता है। एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस कितने टेंस का बनाएंगे? केवल 8 टेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम तो बताएंगे आपको 12 प्रकार से, लेकिन यहां 8 टेंस देखिए कौन कौन सा है। पहला है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नोट्स बनाते जाइए साथ में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता, लेकिन हम आपको बताएंगे कैसे बनेगा, घबराइए मत। फिर यही तीनों प्रेजेंट है, तीनों पास्ट यही बनेंगे, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इधर क्या होगा? फ्यूचर इंडिफिनिट होगा। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं बनेगा, अब फ्यूचर परफेक्ट बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा। देखिए भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 8 टेंस का यही बनेगा। और जो चारों छूटे हैं अब बताएंगे कैसे बनेंगे, आप घबराइए मत, ठीक। चलिए डिलीट मिटाएं से। चलिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम देख लेते हैं। आज कल से आपको स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। देखिए 1 नंबर में कैसे बनाएंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। यही नियम है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा।
यही नियम है और इसके बाद कोई नियम वगैरह नहीं है। 2 नंबर क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अभी हम बताएंगे कैसे होगा, बस नोट से करते जाइए। पैसिव वॉइस में सदैव, पैसिव वॉइस में सदैव क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हमने देखा क्या कि पैसिव वॉइस में सदैव क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया किस अवस्था में रहेगी भैया, थर्ड अवस्था में। पैसिव वॉइस में थर्ड अवस्था में रहेगी ही रहेगी, चाहे जो भी टेंशन पढ़ेंगे ना, नोट्स कर लीजिए। अब तीसरा नंबर क्या लिखेंगे हम, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग, बाई मीन्स क्या होता है, द्वारा का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं बाई का प्रयोग नहीं करते तो नोट कराया जाएगा कि ना। जैसे देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं आप, उसके बाद तो आपको पूरी चीज बताया जाएगा। हमने कहा राम प्लेज क्रिकेट, तो ये आपका क्या हुआ भैया, एक्टिव वॉइस हुआ। क्या हुआ, एक्टिव वॉइस। हमने कहा राम प्लेज क्रिकेट, पैसिव वॉइस। ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। राम क्या है, सब्जेक्ट है। राम क्या है, सब्जेक्ट है। प्लेज क्या है, वर्ब है। और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। और हम इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे भैया, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या करेंगे, क्रिकेट, और इज अ प्ले का प्लेड कर देंगे, प्लेड बाई राम। आप घबराइए मत कि सर जी हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको बता ही नहीं रहे तो समझ में आएगा कैसे। जब आपको कल से बताएंगे तो कल से ना समझ में आएगा। देखिए एक क्रिकेट क्या है, एक क्रिकेट क्या है भैया, सब्जेक्ट है। क्रिकेट क्या है, सब्जेक्ट है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और प्लेस क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। देखिए हमने आपको जो बताया, हमने कहा पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस है, ऊपर एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जो नया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट राम ऑब्जेक्ट हो गया, इससे नए ऑब्जेक्ट से पहले बाइक प्रयोग। देखिए बाइक प्रयोग हुआ ना, ये नए ऑब्जेक्ट, ये नया ऑब्जेक्ट बन गया जो कि पहले सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ बन गया ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया तो इससे पहले किसका प्रयोग हुआ, बाइक। बस यही आपको समझाना था। चलिए कल आपको अच्छी तरह से समझाएंगे ना। इसे इरेज करें। देखिए जो हमें समझाना था हम आपको समझा चुके, आज ही पूरा नियम बता चुके। कल से आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बताएंगे कैसे बनाना है। देखिए आपको ना समझ में तो एक्टिव वॉइस लिख के फिर समझिए, एक्टिव और यहाँ पैसिव। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा उसे क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसे पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। कल आपको टोटल समझ में आएंगी। और क्रिया की हमेशा किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का। और जो नया ऑब्जेक्ट होगा, जो न्यू ऑब्जेक्ट होगा, न्यू ऑब्जेक्ट मतलब जो नया ऑब्जेक्ट ये बनेगा, उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। ये चीज आप बढ़िया से देख लीजिए, ठीक। और कल आपको हम बढ़िया से पढ़ाएंगे। और कल फिर मिलते हैं नए तजुर्बे के साथ। और आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को पास भेज दीजिए, वो भी पढ़ें। और कल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम पढ़ाएंगे पैसिव वॉइस। और कल से आपको झक्कास समझ में आएगी, ऐसी कोई भी टॉपिक नहीं जो कि आपको ना समझ में आए। ठीक है मित्रों, ओके बाय, फिर कल मिलते हैं।